उनमें से सिर्फ 2 लोगों को जॉब मिली। कई लोग तो ऐसे थे जो वापस आ गए इंडिया, क्योंकि उनको रेजिडेंस नहीं मिली। वो टिक नहीं पाना। कईयों को जॉब नहीं मिली, कईयों को जॉब मिली भी तो उनकी फील्ड में नहीं मिली, उस बंदे ने पैसे ही खा लिए। 4 के 4 लाख आ गया। खा गए। जब आपको जॉब मिल गई वहाँ पे, तो उसके बाद आपने क्या किया? अब जॉब लग गई तो बहुत खुशी हुई। जो फीलिंग थी वो बोलते ना विजेता विजेता वाली फीलिंग थी कि जिस चीज के लिए बहुत मेहनत की है, जब वो आपको मिल जाता है तो आप कुछ बोलते हैं सातवें आसमान पे होते हैं। बिल्कुल वैसी फीलिंग थी। और आपको थोड़ी अलग सी बात बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में जैसे मैंने कहा रिसेशन होता था उस टाइम पे, और हर एक स्टूडेंट जो आता था उसके मन में यही सवाल रहता था कि यार मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेरे क्लास में लगभग कोई 25 से 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को जॉब मिली। अच्छा। एक मुझे, मैं पहला था, अच्छा। और 10 महीने के बाद एक और मेरा दोस्त था नेपाल से, उसको जॉब मिली। फिर जॉब करना जब शुरू किया तो लोग वहाँ पर जैसे मैंने कहा स्टूडेंट आते हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि वहाँ का परमानेंट वीज़ा लेना, ताकि वो वहीं पे रहे, उनको कोई निकाल ना सके। क्योंकि वीज़ा जो होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि पढ़ने के बाद 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, जिसमें आप जो है वहाँ पर काम कर सकते हैं फुल टाइम। जब वो ख़त्म हो जाता है तब आपको देश छोड़ना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आप वो एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं या आप क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं, जो भी उन्होंने मापदंड रखे हैं उसके हिसाब से अगर आप मैच नहीं करते तो आपको देश छोड़ना पड़ता है। तो जब मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया, उन्हें मैं इतना पसंद आया, उन्होंने मुझे 4 दिनों में जॉब दे दी। जब मैं उनके पास काम करना मैंने शुरू किया तो जो मैनेजर था, ऑपरेशंस मैनेजर, जो सारी कंपनी का ऑपरेशन देखता था, उसने मुझे कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि तू अपना परमानेंट रेजिडेंसी फाइल कर। अच्छा। तो यूजुअली ऐसा होता है कि ज़्यादातर कंपनियों के पीछे स्टूडेंट जाते थे कि भाई मेरा वीज़ा लगा दो प्लीज़, प्लीज़ मेरा वीज़ा लगा दो। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहेगा। हाँ, क्योंकि वो सब रहना चाहते हैं। तो मेरे ऑपरेशन मैनेजर ने मुझे कहा कि तू परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा डाल, हम चाहते हैं तो हमारे साथ ज़्यादा काम करो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा वीज़ा ख़त्म हो जाए और तेरे को इंडिया वापस जाना पड़े, फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा डाला। मेरी परमानेंट रेजिडेंसी फिर 3 महीने में आई। और अगर मैं और लोगों की बात करूं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किलें आती हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको 7 साल लगे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। तो इतनी मुश्किल आती है। कई लोग तो ऐसे थे जो वापस आ गए, क्योंकि उनको रेजिडेंस नहीं मिली, वो टिक नहीं पाना। कईयों को जॉब नहीं मिली, कईयों को जॉब मिली भी तो उनकी फील्ड में नहीं मिली, तो उनको वो रेजिडेंसी का ऑप्शन भी नहीं मिला। आप इस मामले में बहुत लकी रहे। लकी भी लकी कहूँगा, भी, मेहनत भी आपकी। जैसे मैंने कहा मुझे करना था, तो फिर जब मुझे करना था तो फिर मैंने मेहनत भी बहुत की। तो आपने मुझसे पूछा कि आपने जॉब लगने के बाद क्या किया। अब देखो, मेरा लक्ष्य था कि न्यूजीलैंड में पढ़ूंगा, उसके बाद जॉब लगेगी, जॉब करूंगा। मैंने पढ़ा, जॉब लगी,
फिर मेरी रेजिडेंसी भी होगी। फिर मैं बैठ के सोच रहा कि अब क्या करूं, क्योंकि टारगेट तो पूरा हो गया, जो टारगेट बनाया था वो पूरा, तो अब क्या करूं, अगला सवाल ये था मन में। तो फिर मैं अपने उस सवाल की खोज में लग गया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके आगे, क्योंकि मैंने वो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट जो होती है, विजेता वाली फीलिंग तो ले ली, उसमें बड़ा मजा आया। फिर जब वो हासिल हो गया टारगेट, अब उसके बाद कुछ टाइम तक तो वो रहती है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करें, तो फिर तब मैं ढूंढने लगे कि अब नेक्स्ट क्या करें। तो उस कंपनी में मैंने 3 साल काम किया। अब वो 3 साल मैंने इसलिए काम किया क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। वो कंपनी का नाम है सीलेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो वो कंपनी बनाती है बोट्स। अच्छा। और बोट्स भी उनकी बहुत यूनिक है। वो बनाती है बोट्स टायर वाली, जो बोट सीधे पानी में जाती है और पानी से बाहर आ जाती है। तो 3 साल वहाँ काम किया मैंने, बहुत कुछ सीखा, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद फिर मुझे ये हो कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चल यार मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। हाँ क्योंकि अब आईटी में ऐसा है कि आपकी मार्केट जो है एवरी डे चेंज हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, नई चीजें आ रही है, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना जरूरी है। अब जिस कंपनी में मैं काम करता था वो 150 देशों में थे, वहीं पे न्यूजीलैंड की कंपनी। तो फिर अब टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, लेकिन कंपनी जो है आपकी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलती, ठीक है ना। अगर मान लो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज, उस टाइम में 2008 सर्वर्स यूज करते थे वो, विंडोज 2008। तो फिर उसके बाद विंडोज 2010 सर्वर आ गए, फिर उसके बाद 12 आ गए, है ना। तो मैं वहां था 2013 या 14 तक। तो तब तक भी वो जो है 2008 के सर्वर यूज कर रहे थे। हाँ। तो फिर मैं तो टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेता। फिर मैं इंडिया आया, तो मैंने चल यार इंडिया जाते हैं, इंडिया में पढ़ेंगे और फिर अपनी तो यादें थी, चंडीगढ़ 6 साल रहा हूँ मैं। आपने जॉब छोड़ दी थी फिर? हाँ, फिर मैं जॉब छोड़ दी। अच्छा, फिर इंडिया वापस आए? फिर इंडिया वापस आया। तो फिर इंडिया आया तो मैं 3 महीने के लिए आऊँगा, थोड़ा चिल आउट भी करता हूँ और फिर जॉब पढ़ाई भी कर लूँगा। फिर मैं चंडीगढ़ में रहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। फिर चंडीगढ़ में रहा, फिर वहाँ कोर्स किए जो करने थे। फिर मैं 9 महीने रहा इंडिया में। 3 महीने 3 महीने के लिए आए थे, लेकिन 9 9 महीने। महीने। फिर इंडिया आने के बाद आप वापस गए? हाँ, फिर इंडिया आने के बाद, अच्छा इंडिया का आपको मैं किस्सा बताता हूँ। तो मेरा वो दोस्त था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, मैंने कहा चल उसको यूज करते हैं। उसको मैंने न्यूजीलैंड पैसे, अपने छोटे भाई को पैसे भेजने के लिए पैसे भेजने थे, तो उसको मैंने यूज किया। उसको मैंने 4 लाख रुपए दिए, यार मेरे भाई को भेज दे, तेरी फीस जो है वो मेरे को बता देना, फीस पे करनी। फीस मैंने पे कर दी, 4 लाख उसको भेज दी। उस बंदे ने पैसे ही खा लिए। 4 के 4 लाख खा गया? खा गया। अच्छा। फिर 4 लाख खा गया। फिर मैं उससे पूछता रहा भाई पैसे पहुंचे नहीं, क्या हुआ? भाई पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गए, वापस आ गए, आपने अकाउंट नंबर गलत दे दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद मैं यार अभी मेरे को आप वापस ले लो पैसे। मैं कहा ठीक है दे दे, मैं बैंक से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं हो रहा। यार मैं बीमार हूँ, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ हूँ। और मैं विश्वास करता रहा। मैंने उसको डॉक्टर, जो मेरे रिश्तेदार थे एम्स में, उनका डॉक्टर, उनका कांटेक्ट नंबर दिया, उनसे बात की कि भाई मेरा एक ऐसा दोस्त है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो। तो एंड में 9 महीने के बाद मुझे समझ आया ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है। वो फिर क्लियर आप तो फिर उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड वापस गया। तो मैंने कहा यार इस 4 लाख के पीछे मैं जाऊंगा, ऐसे 4 लाख मैं कहीं कमाऊंगा।
ठीक है ना। अभी तक मैं विश्वास कर रहा था क्योंकि मुझे इंसानियत पे विश्वास है, लोगों के अंदर अच्छाई है, मुझे इस पे विश्वास है। देयर इज गुडनेस विद इन द हार्ट ऑफ पीपल, है अच्छाई। तो फिर उसके बाद मैं वापस चले गया। वापस जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैंने दूसरी जॉब ली। अच्छा। 1 हफ्ते में मुझे जॉब मिली, फिर मैंने काम शुरू किया। फिर तब मैंने ये सोचा कि अब मैं किस कंपनी में कैसे क्या करूँगा, आगे क्या करना चाहता हूँ। तो तब मैंने ये सोचा कि मुझे बिजनेस का शौक पहले से था, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर अब मुझे पता तो था नहीं कैसे करते हैं बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है या बिजनेस में होता क्या है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं ऐसा करूँगा, अब यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा कंपनियों में काम कर सकता हूँ मैं करूँ, जितने ज़्यादा कंपनियों में अपने आप को एक्सपोजर दिला सकता हूँ मैं वो करूँगा, क्योंकि उससे मुझे देखने को मिलेगा, पता लगेगा कि किस कंपनी में कैसे काम होता है। अच्छा। मुझे सीखने को बहुत मिलेगा। हाँ। तो ये मेरे मन में आया। फिर मैंने क्या किया कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अच्छा। ठेकेदार लोकल लैंग्वेज में ठेकेदार। फिर मैंने आईटी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया। फिर पहली कंपनी जो थी कॉन्ट्रैक्ट की मेरी, वो थी एक मैनेज सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, उनके नीचे वो बहुत सारी कंपनीज को आईटी सर्विसेज देती हैं। जो छोटे छोटे बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट है, उनमें भी आईटी इक्विपमेंट लगेगी, उनको भी नेटवर्क चाहिए, उनको इंटरनेट चाहिए, सब कुछ जो भी है तो वो देखना। वैसे ही उनके अंडर जो है हजारों कंपनी है, तो उनको उसमें मैंने काम किया। वहाँ मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट था, फिर वो किया। फिर उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में स्विच हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने मार्स नाम की कंपनी, जो 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, उसमें काम किया। फिर उसके बाद जब वहाँ से मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, वहाँ मैंने 1.5 साल किया था। कॉन्ट्रैक्ट उनका था, बढ़ता जाता था, काम आता रहता था। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी है लुमिनो द डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट ही थी उनकी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मतलब कई ब्रांचेज, फिर मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मैं आपके एजुकेशन सेक्टर में काम किया। फिर उसके बाद मैंने आपके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी काम किया, हॉस्पिटल्स के लिए काम किया, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिए। तो इतनी सारे मतलब अलग अलग एरियाज का मुझे एक्सपोजर मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला, अलग अलग लोगों से मिला, बहुत बड़ा नेटवर्क बना, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत ग्रोथ हुई। आपकी स्टोरी से बहुत सीखने को मिलता है। जो देखा जाता है आमतौर पर जो यूथ है उनमें सबको कंफ्यूजन रहता है माइंड में, आफ्टर 10th या 10+2 कंफ्यूजन रहता है कि हम अब इसके बाद क्या करें, कैरियर कहाँ ढूंढे अपने, किस तरफ जाए। ये प्रॉब्लम सबको आती है, सबको। मुझे भी एक टाइम पे ये प्रॉब्लम आई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इससे निकलने के लिए जो एक पाथ ढूंढने के लिए, सक्सेस का एक पाथ ढूंढने के लिए कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मैं क्या करूं, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो यूथ को? मतलब यूथ के लिए, यूथ को मैं ये कहूँगा कि पहले उन्हें अपनी शक्ति को समझना जरूरी है कि उनके अंदर क्या शक्ति है। कुछ लोग जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हाँ, तो अगर आप उनको फिजिकल वर्क में डालेंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे, ऑब्वियस। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उन इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है कुछ लोगों की। तो इस तरीके से सबसे पहले यूथ को अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता यार मैं किस में अच्छा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा था, हाँ, यार मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे को तो सभी अच्छा लगता है ना, सब ठीक है, तो मैं क्या करूँ।
तो इसका जवाब जो है, देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मन बहुत चंचल होता है। हाँ। अभी थोड़ी देर में ये अच्छा लगेगा, फिर वो अच्छा लगेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया है ना। मेरे भी, अगर आप मेरी लाइफ स्टोरी देखे तो मैंने बहुत पहले साइंस, फिर हाँ, आर्ट्स, फिर आईटी सेक्टर, हम्म, कॉन्ट्रैक्टर भी बने आप, हाँ, बहुत से छोटे मोटे काम भी किए, हाँ, बहुत सी जॉब्स की। हम्म। तो ये नेचुरल सी चीज़ है। अब जब बच्चे करियर के बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ ये रहती है, जैसे मैंने कहा, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो। अब अगर जैसे मान लो, जनरली मैं भी एक सी बात करूंगा, क्योंकि आप देखते हैं सब जगह, तो सब ये बोलेंगे मुझे बहुत पैसा कमाना है, हाँ मुझे भी कमाना है, हाँ, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सपने देखना बहुत जरूरी है। जो सपने देखता है वही पूरे करने की क्षमता रखता है। आज क्षमता नहीं है पर वो पैदा हो जाती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। तो यूथ के लिए ये कहूंगा कि पहले बड़े सपने देखो तुम चाहते क्या हो, अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो, इसके बारे में शांत मन से सोचो। आज की बात नहीं, पर 20 साल के बाद की सोचो। अगर तुम्हारी उम्र 15 है तो 25 सोचो कि भाई 25 की उम्र में या 30 की उम्र तक मैं क्या चाहता हूँ, करियर वाइज आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ, आप क्रिएटिव हो बहुत, तो देखो फिर कौन से एरिया है जो क्रिएटिव, जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी यूज होती है, तब आप देख सकते हैं ना, फिर आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपको पहले समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। और फिर जब आपको पता लगे ये हासिल करना, फिर आप स्टेप्स बनाओ कि मैं ऐसे करके इसको हासिल करूँगा। अब मान लो कोई क्रिएटिव है, उसको आईटी में भी इंटरेस्ट है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है ना, तो फिर वो देख सकता है कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। हाँ। क्योंकि पैसा कमाना जो है वो बहुत आसान है, बशर्ते आपको पता हो कि आप करना क्या चाहते हैं। तो यूथ के लिए तो मैं यही कहूँगा, पहले अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को देखो, अपनी वीकनेसेस को देखो कि आप में क्या कमियां हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक बार आपको पता लग गया कहाँ जाना है, तो कुछ कैपेबिलिटी तो आ जाती है, बन जाती है, आप काम करें। अगर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, आपने 12 साल वहाँ पे स्पेंड किए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आप वापस आए क्यों? इंडिया वापस आने का रीजन क्या है? अब और अब आप वापस आ गए हो तो आगे क्या सोचा है? देखो, इसके पीछे भी बहुत गहरा राज है गहरा राज ये है कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, जो जो उसकी चाहत होती है, तब उसको ये समझ आ जाता है कि लाइफ में उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या चीज वैल्यूबल है, और कौन सी चीजें जो मायने नहीं रखती। है ना, आज अगर मुझे चाहत होगी कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सब मिल गया, उसके बाद क्या, है ना। जो इंसान 1 करोड़ के पीछे भागता है, जब उसको 1 करोड़ मिल गया, तब वो क्या बोलता है, अब मेरे को 2 करोड़ चाहिए जिसके पास 2 है वो कहेगा अब मेरे को 4 चाहिए, जिसके पास 4 है वो बोलेगा मेरे को 1 खरब चाहिए है ना। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, डिजायर्स तो बढ़ती रहती है। बढ़ते रहते हैं। तो फिर जब सब कुछ मिल गया, जो जो चाहिए था, जो जो करना था,
तो फिर तब ये समझ आया जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है। अच्छा। फिर जब वो समझ आया, जब ये सोचा कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरे सामने सबसे पहली चीज ये आई कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा वक्त। आज मैं 38 साल का हूँ। ये 38 साल कैसे गुजरे पता है नहीं। अगले 38 कैसे गुजरेंगे पता नहीं, है ना। जैसे पिछले गए वैसे अगले भी जाएंगे हाँ, समय तो चलता रहता है। तो जो समय मेरा चले गया वो कभी वापस नहीं आएगा। पैसा चले जाए आ जाए, घर टूट जाए नया बन जाए, गाड़ी खराब हो जाए नहीं आ जाए, तो जो समय चले गए वो नहीं। हाँ। तो ये रियलाइजेशन मुझे हुई। दूसरी रियलाइजेशन मेरे को ये हुई कि अगर मैं आंखें बंद करूं, पीछे अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं, तो मुझे हमेशा यादें जो होती हैं वो याद आती है। जो अच्छा समय गुजारा है, जो बुरा समय देखा, वो मेमोरीज याद आती हैं। तो फिर मुझे ये समझ आया कि यार हमारा धन तो मेमोरीज है। जो समय मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजारा था कॉलेज टाइम में, वो आज भी दिल के करीब है। जब भी सोचता हूँ तो चेहरे पे स्माइल आती है। तो फिर मुझे ये समझ आया कि मेरा धन तो लोग हैं। मेरा धन मेरे माता पिता है। जो समय मैं अपने माता पिता के साथ गुजारूंगा वो कभी वापस नहीं आए। अगर मैं आज न्यूजीलैंड में ही रहता हूँ तो मुझे अपने माता पिता के साथ समय गुजारने का वक्त जो अभी का है वो चले जाएगा। हाँ। फिर मैंने ये भी सोचा यार इतने साल में 12 साल बाहर रहा, तो मेरे भाइयों की, है ना, शादियां हो गई, कईयों के बच्चे हो गए, मैं उनसे मिला नहीं उनको बड़े होते भी देखा नहीं। तो मैं कहा यार इस लाइफ का क्या मजा, क्योंकि मजा तो अपनों के बीच में आता है। हाँ, ये बात तो है? तो अब आगे का क्या प्लान है? तो अब आगे के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अब यूथ के साथ काम करूं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल देखी है। मैं बहुत कंफ्यूजन में रहा। मैंने जैसे कैसे करके अपना रास्ता ढूंढ ही लिया, मुझे मिल गया। अगर मुझे सक्सेस ना मिलती तो शायद मैं टूट जाता। तो फिर मेरे मन में ये इच्छा आई यार मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो उसी दुविधा से गुजर रहे। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं यूथ के साथ काम करूंगा, उनको हेल्प करूंगा, ताकि उन्हें वो मुश्किलें ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली। उनका रास्ता सीधा हो और वो सफलता की ऊंचाइयों को छूए, जो वो अपने जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो पूरी हो। बहुत अच्छा प्लान है आपका। अब ये संकल्प है देखते हैं, अब अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब क्या होता है, What does the future hold for me? I don't know. सुना है कि योगा एंड मेडिटेशन से भी आप जुड़े हैं, ये कैसे? मैंने योगा शुरू किया 2012 में। तो मेरा माइंडसेट बहुत वेस्टर्न था पहले क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में, तो सब कुछ सोचने का तरीका वैसा था। हमारे हमें हमने किताबों में पढ़ा था कि भाई आपके यहाँ आप बहुत सुपरस्टिशियस होते हो, है ना। अब अंग्रेजों ने जो बहुत बुरी बुरी चीज़ों को ख़त्म किया, बड़ी बुरी बुरी प्रथाएं थी उनको ख़त्म किया।
तो मन में वो बीज कहीं था जिसकी वजह से ऐसा लगता था मुझे कि हम इंफीरियर हैं और वो सुपीरियर है। तो योगा के साथ मेरी इंट्रोडक्शन पहली बार मैंने जब सुना तो वो था जब मैं डेल में काम करता था। मेरे कैब में एक लड़का था जिसने कहा कि मैं यार योगा मेडिटेशन का कोर्स करने जा रहा हूँ इस वीकेंड, 3 दिन, बहुत मजा आता है। मैंने कहा, अच्छा, मैं तो कौन सा है? बोलता आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे भी ट्राई करना है, क्या होता है? बस इतना कहा और हो गया। फिर जब मैं न्यूजीलैंड पहुंचा तो मुझे जो है ब्रीदिंग एलर्जी हो गई। अच्छा। क्योंकि मैं डेल में काम करता था तो मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी, रात भर काम करना, दिन भर सोना। तो फिर उसकी वजह से, और साथ में मैं ऐसा करता था कि जैसे ही रात को गए एक हेल्दी ड्रिंक पियेंगे, वो था बनाना शेक। और सुबह 4 बजे जब शिफ्ट खत्म हुई या जब भी शिफ्ट खत्म हुई उसके बाद हेल्दी ड्रिंक पियेंगे, वो था बनाना शेक। अब सुना था बनाना शेक बहुत हेल्दी होता है, आपकी सेहत बनती है, तो वो पीना शुरू किया। उसकी वजह से मेरे शरीर में कफ बढ़ गया। कफ बढ़ने की वजह से मुझे ब्रीदिंग एलर्जी हो गई, एक टाइप से अस्थमा का छोटा भाई। तो जब मैं न्यूजीलैंड गया तो वहां पर वो बहुत बढ़ गई, और साथ में मैं इंडिया से गोलियां ले गया था जिससे मेरी, अगर मैं गोली खाऊं तो मैं ठीक, अगर गोली बंद तो फिर प्रॉब्लम। तो मैं सुबह उठते ही 50-50 छींके मारता था, जब भी उठता था तो सिर भारी, सब कुछ करके देखे, दवाई खा ली भाई। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मैं एक दिन गोली मिस कर देता हूँ तो मेरी हालत खराब है, मैं तो डिपेंडेंट हो गया। हाँ। मैं सारी उम्र थोड़ी गोली खाऊंगा। मैं कोई तो रास्ता होगा, कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊं। फिर उस टाइम पे स्वामी रामदेव बहुत फेमस थे। हाँ। 2010 की बात है। अच्छा। तो फिर स्वामी रामदेव फेमस थे, मैं कहा चल यार यही ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ तो कर लिया, इसको भी देख लेते हैं। तो मैंने 15 दिन रामदेव जी ने जो सिखाया, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रमरी, ये किए। 15 दिन में मेरी एलर्जी खत्म। ओह। जो चीज मेरे साथ साथ जो 6 महीने से थी, इतनी गोलियां खाई, और वो 15 दिन में खत्म। फिर मेरे मन में आया यार इसमें तो कुछ तो बात है। हमारे जो पूर्वज थे उनकी साइंस में बहुत दम है। तो फिर अंदर से वो जो है ट्रस्ट अपने कल्चर पे, अपनी चीजों पे थोड़ा आ गया। फिर उसके बाद 2012 में मुझे एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर मिले, ऐसे ही कहीं पे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, तो मैंने कहा भैया आपका कोर्स कब हो रहा है? जरा बताओ मुझे। वो भी खुश हुए, यार ये पहला इंसान है जिसने मुझसे पूछा कि कोर्स कब हो रहा है बताओ। नहीं तो वो और लोगों के पीछे जाते थे, कोर्स कर लो, कोर्स कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, कोर्स कर लो। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्स बताया, और मैंने पहली बार जो योगा है, ध्यान है, क्रिया है, उसको अनुभव किया। और मेरा जो अनुभव था वो, मैं जिसके साथ भी कहता हूँ, वो ऐसा था कि मेरे शरीर में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि मैं दुनिया को उठा लूं, लेकिन मन इतना शांत था कि वो कुछ नहीं करना सकता। मेरे साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त दिल्ली का वो रहता था, विनीत शर्मा। उसने मुझसे एक बार शेयर किया कि मेरे दादाजी कहते हैं, उसने कहा मेरे दादाजी कहते हैं अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। तो जब मैंने सुना और उसके बारे में मैंने थोड़ा चिंतन किया, तो मुझे लगा यार इसने बहुत अच्छी बात की। हाँ। हम यहाँ बैठे बैठे कई चीजों के बारे में टिप्पणी करते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, ये नहीं होता, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता। हम बस किताबी बातें करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ
सुन लिया। वो फिर सारी दुनिया में बताएंगे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुम्हें पता है ऐसा होता है। तो जब वो चीज मेरे सामने आई तब आया कि भाई आपको आप उसी चीज के बारे में बात करने के हकदार हो जिस चीज का आपको अनुभव है। बाकी सारी किताबी बातें। तो फिर तब मेरे मन में आया कि यार मुझे अनुभव करना है। जो चीज मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे को लगता है कि ये मेरे को नुकसान नहीं करेगी या किसी और को नुकसान नहीं करेगी, मैं उसको करूँ। फिर इस कॉन्सेप्ट को या इस विचारधारा से मैंने बहुत कुछ किया। मैंने बोट भी चलाई, मैंने एरोप्लेन भी चलाया, अच्छा, प्लेन भी चलाया, मैंने हॉर्स राइडिंग भी की। जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई मैंने सब की। अब मैं स्काई डाइविंग भी करने वाला था, पर उससे पहले ऐसा हुआ कि मैंने एक वहाँ पर ये था ना थीम पार्क्स, उसमें मैं गया और ये मैं और मेरी वाइफ हम इकट्ठे गए थे। वो था फर्स्ट एनिवर्सरी थी हमारी। अच्छा, और उस टाइम पे था मेरा स्लोगन क्या था, बच्चों वाली हरकत। तो मेरा स्लोगन था कि आज कुछ तूफानी हो जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं। है ना। तो फिर अब मेरी जो वाइफ है वो कटराई से, ये भी बहुत सिंपल माइंडेड, सिंपल हार्टेड। अब इसको क्या पता कि इसका पति जो है कितना क्रेजी है। हमारे हमको 1 साल हो गया शादी करके, चल तूफानी करते कुछ। हम गए थीम पार्क और वहां पे जो हमने ऐसी ऐसी राइडें की जिसमें हम ऊपर से गिरते हैं, ऐसे बुलेट में जाते हैं, कोई बोट में जाते हैं। उसके बाद दोनों हम जब आए फिर हम दोनों ने कान पकड़े कि हो गया तूफान दिया। इसके बाद नहीं करेंगे। तो हमने एक था, वो था जैसे पेंडुलम होता है, ऐसे पेंडुलम इतना जाता है। वो पेंडुलम ऐसा था कि वो खड़ा हो जाता था अच्छा, पूरा ऊपर, फिर फ्री फॉल करेगा नीचे को। तो उसमें ऐसा हो गया कि वो शरीर के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जो भी था पेट में उल्टी की तरह नहीं होता है। हाँ, हाँ, उल्टी की तरह होना शुरू हो गया। अच्छा। मजा तो बहुत आया, हाँ, वो तो डर गई थी बहुत। तो मैं तो ठीक था, मेरे को बड़ा मजा आया। पर बाद में ये समझ आया कि यार ये चीज शरीर को पसंद नहीं है, क्योंकि शरीर को उल्टी की तरह होने लगा। फिर तो मैंने स्काई डाइविंग छोड़ दिया, क्योंकि शरीर को वो चीज पसंद नहीं आई। तो ऐसी ऐसी चीजें की। फिर मैंने एक चीज ये सीखी कि जिस चीज से डर लगता है, डर के आगे ही जीत है। जिस चीज से डर लगता है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। मेरे को 20 लोगों के बीच में बात करने से डर लगता था, अपने मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो फिर मैंने उस डर को भी खत्म कर दिया। आज मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ही फिर जब मन में ठान ली कि मुझे अपनी सारी बेड़ियां तोड़नी है, तो फिर कुछ भी करता। जब मन ने ठान ली कि मेरे को चांद पे जाना है, तो वो जैसे भी चांद पे पहुंचे। बस बात ये कि ठान लो भाई। हाँ, कुछ तो ठान लो। है ना, जो अच्छा लगता है वो ठान लो। अगर बड़े सपने नहीं देख सकते हो तो छोटे देख लो, पर अपने आप को 100% डेडिकेट कर लो। अब हमारे जो सदगुरु जो है ईशा फाउंडेशन की, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड वाटर इन द ग्राउंड, यू हैव टू फाइंड अ स्पॉट एंड स्टार्ट डिगिंग। हाँ, डिग 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 डिग, तो एक दिन आपको पानी मिल जाए। 5 साल रखो, 10 साल रखो, कभी ना कभी पानी मिल जाए। लेकिन अगर आप कुछ दिन यहाँ खोदते हैं, फिर मन में यार कुछ हो रहा नहीं, चल वहाँ खोदते हैं, यार कुछ नहीं, फिर यहाँ खोदते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि आपकी पूरी जमीन में खड्डे होंगे।
पानी कभी नहीं मिलेगा। सही बात। तो इसलिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और फिर उस लक्ष्य की तरफ आप दौड़ो। इसके साथ में एक और चीज कहूँगा, कई लोग ये कहते हैं कि यार वो तो टैलेंटेड है, मेरे पास टैलेंट नहीं। उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मेहनती होते हैं। बहुत कम टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप कितना अभ्यास करते हैं, आपको कितनी भूख लगी है उस चीज को पाने की, आप उसके पीछे कितनी शक्ति से दौड़ते हैं, आप उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वो डिसाइड करता है आपका आपकी सक्सेस। बाकी सारी है एक्सक्यूजेस, बहाने हैं, हाँ। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरे को ये आता नहीं है। आता नहीं तो सीख लो भाई। हाँ। ये बोलो करने की इच्छा नहीं है। आता नहीं है तो आ जाएगा। हाँ, अगर करने की इच्छा है तो तुम करो। हाँ। अब इस चीज को अगर शायद तुम्हारे साथ भी हो पता नहीं, पर अगर हमें कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है, मन में इच्छा कि जाना है मैंने, और घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं बेटा नहीं, तो हम क्या क्या ड्रामे नहीं करते। ऐसा वैसा किसको नहीं बोलते यार तू बोल मेरे है ना, करते हैं ना सब कुछ जो भी हाथ में। एंड पॉइंट तक भेज दो प्लीज भेज दो, एंड पॉइंट तक मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैं पढ़ लूंगा, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि दृढ़ निश्चय है। हाँ। कि भाई मेरे को ये जाना है, जाना है तो जाना है। जाना है तो जाना है। तो जब आपको गोल मिल गया कि भाई करना है तो करना है, तो फिर सक्सेस आपके कदमों तले हो। तो इसलिए यूथ को मैं ये कहूँगा कि पहले अपनी शक्तियों को पहचानो, फिर ये देखो तुम करना क्या चाहते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो फिर किसी की हेल्प लो, जो तुम्हें लगता है कि भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी हेल्प के पात्र वो लोग होते हैं जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो, उनसे हेल्प मांगो कि भाई आप मेरे को बताओ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपने कैसे किया। तो वो आपको अपने अनुभव से वो चीजें बता सकते हैं जो उन्होंने देखी है। अब जरूरी नहीं है कि वो इस टाइम के लिए रेलेवेंट हो, क्योंकि वो वक्त और था। हाँ। पर एटलीस्ट आपको ज्ञान तो मिल गया सही, फिर आप चूज कर सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है, डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ, कि ये सही है या नहीं। आपको वो 100 गलतियां नहीं करनी पड़ेगी जो उन्होंने की। तो इसलिए किसी से हेल्प मांगना बहुत अच्छी बात है, इसलिए हेल्प मांगो। अब इसके ऊपर मैं दूसरी चीज भी कहूंगा, आप कहीं भी जाते हो तो आपको फ्री में एडवाइस भी मिलती है, तू ऐसा कर ले, तू ये कर ले, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तूने ये क्यों नहीं किया। मैं तो लाई थी। मैं तो बोलू थी पहले, है ना। तो ऐसी एडवाइस सब जगह मिलती है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो ये कि सुनो सबकी, करो। क्योंकि क्या पता हमें कौन कैसी एडवाइस दे जाए जो हमारे किस काम आ जाए। अगर आप सुनोगे तो पता लगेगा कि भाई उनका अनुभव क्या है, उनका सोचना क्या है। जरूरी थोड़ी है कि आपने वो मानना ही। हाँ, वो तो आप पर डिपेंड। हाँ, तो इसलिए यूथ, जैसे मैंने कहा कि मैं यूथ की हेल्प करना चाहता हूँ, इसके दो कारण हैं। एक कारण कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह महसूस ना करें, जो डिफिकल्टी मैंने देखी है उनको उतनी डिफिकल्टी ना हो। तो अगर हमारे युवा जो है टैलेंटेड बनेंगे, अपना कैलिबर बढ़ाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उससे हम प्राउड फील करेंगे, वो हमारे बच्चे हैं। अब मेरे गांव से ही कितने लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो मेरे को देख के बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार ये आगे निकल रहे हैं, बंदों में कुछ करने की चाहत है, जिनको सक्सेस मिल गई, जो जो करना चाहते हैं अचीव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख के खुशी होती है। तो मन से यही दुआ निकलती कि यार तुम और आगे बढ़ो, क्योंकि जो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, विजेता वाली फीलिंग, वो सबको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरा गांव बेस्ट बने, मतलब बेस्ट। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स को भी आपकी लाइफ स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो में आने के लिए। आशा है कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनका आपकी लाइफ स्टोरी से उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपने जो गलतियां की उनसे वे सीखेंगे कि क्या ना करें और क्या करें। तो मैं सबसे यही कहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, और एक मूवी थी जिंदगी ना मिले दोबारा तो जिंदगी वापस नहीं आएगी। मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लो। कैसे पूरी होगी? मेहनत से। मेहनत करने की आदत डाल, मेहनत करोगे तभी सक्सेसफुल हो। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।